हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम फिर एक टॉपिक करने जा रहे हैं अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग में से। अभी तक हमने उसमें बहुत सारे टॉपिक किए हैं, जैसे लेजर किए हैं, कैश बुक किए हैं, ट्रायल बैलेंस किया है, जर्नल भी किया है, अकाउंटिंग इक्वेशन और भी बहुत सारे टॉपिक किए हैं। अगर आप लोगों ने वो टॉपिक्स नहीं देखे हैं तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। आज हम करने जा रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हम बात करते हैं तो उसके बाद जब आज हम इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे, थोड़ा कंसेप्ट समझेंगे, तो इसके बाद अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम सीधे इसके जो पार्ट्स होंगे, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, वो वाला करेंगे। तो आज हम पहले देखेंगे कंसेप्ट क्या है, क्या होता है इसमें, कैसे एंट्रीज मतलब किए जाते हैं। तो सबसे पहले आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अगर बात करें, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या हो गया? फाइनेंशियल की जो फाइनेंस बिलोंग करता है वो उस चीज़ का, उस फाइनेंस का स्टेटमेंट, मतलब एक रिकॉर्ड जो स्टेटमेंट पूरा निकाल के देता है उसको हम क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं या मैनेजमेंट बोल सकते हैं हम। तो इसमें कौन कौन सा आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट? एक तो आता है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट आता है, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है, एंड थर्ड वन कौन सा आता है? बैलेंस शीट आता है। किसमें? जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या दिखाता है? एक्चुअली फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिखाता है। एक अगर हमारा फॉर्म है तो उसका, अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसका क्या दिखाता है? ये फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिखाता है। दूसरा फाइनेंशियल पोजीशन दिखाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू हमें क्या पता चलता है? एक तो जो कंपनी है उसका, फॉर्म का परफॉर्मेंस पता चलता है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है और फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है, वो पता चल जाता है हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। और ये कब बनाया जाता है? एट द एंड, एंड पे ही बनाया जाता है। ये बीच में आप नहीं बना सकते हैं, ये आप एंड पे ही बनाएंगे सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आगे अगर बात करें तो जो पहले बोला था मैंने, इसमें कौन कौन सा इंक्लूड है? ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट है। अब ट्रेडिंग और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट है, उसे हम क्या बोलते हैं? इनकम स्टेटमेंट। उसमें इनकम स्टेटमेंट होता है। जो ट्रेडिंग और प्रॉफिट और लॉस है, इसमें इनकम स्टेटमेंट होता है। ये क्या दिखाता है? शोस क्या दिखाता है? जो परफॉर्मेंस इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट अर्न और लॉस, ये क्या दिखाता है? ये परफॉर्मेंस दिखाता है। कैसा परफॉर्मेंस? किस तरह दिखाता है? इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट अर्न और लॉस की शेप में ये जो कंपनी का, जो फॉर्म का है, परफॉर्मेंस दिखाता है। कौन? ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है। इसके बाद जो बैलेंस शीट है, अगर बैलेंस शीट की बात करें तो ये क्या दिखाता है? ये ऊपर वाला क्या दिखाता था? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखाता था, परफॉर्मेंस दिखाता था। परफॉर्म क्या, कैसा हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, वो दिखाता था। अब ये बैलेंस शीट क्या दिखाता है? बैलेंस शीट दिखाता है आपका फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है, फाइनेंस का पोजीशन कैसा है, वो दिखाता है ये जो बैलेंस शीट। इन द फॉर्म ऑफ एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल के फॉर्म में ये क्या दिखाता है आपको? आपका फाइनेंशियल पोजीशन दिखाता है। ठीक है। तो ये क्या दिखाता है आपको? फाइनेंशियल पोजीशन दिखाता है इन द फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर क्या दिखाता है? एक एसेट इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल की शेप में ये क्या दिखाता है? फाइनेंशियल पोजीशन दिखाता है। और ऊपर वाला क्या दिखाता है आपको? परफॉर्मेंस दिखाता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस। ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस क्या दिखाता है? तो परफॉर्मेंस दिखाता है। और बैलेंस शीट क्या दिखाता है आपको? फाइनेंशियल जो पोजीशन है वो दिखाता है। ठीक है। तो इसके कुछ इम्पोर्टेंस है या ऑब्जेक्टिव जिसे हम कहा जाता है कि जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स है, जैसे कि नोइंग प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस। इसके थ्रू हमें क्या पता चलता है? क्या कितना प्रॉफिट हम अचीव कर रहे हैं, कितना प्रॉफिट हम गेन कर रहे हैं, वो सब हमें किस से पता चलता है? प्रॉफिटेबिलिटी हमें किस से पता चलता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता चलता है। कितना सॉल्वेंसी है बिजनेस, कितना ग्रो कर रहे हैं, किस हद तक ग्रो कर रहा है, ये किस तरह पता चलता है? ये भी हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलता है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जरिए हमें पता चल जाता है। तो इसके बाद आता है फोरकास्टिंग एंड प्रिपेयरिंग बजट।
जो बजट को फोरकास्ट करने के लिए या बजट को प्रिपेयर करने के लिए, जो कंपनी का बजट होगा उसको प्रिपेयर करने के लिए ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये बहुत ही हेल्पफुल है। इसके ज़रिए हम इसको बना सकते हैं, इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। फाइनेंशियल जो बजट है, ये बजट है उसको। तो उसके अलावा भी बहुत सारे हैं, जैसे इसके ज़रिए हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, अगर फाइनेंशियल अभी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बात कर रहे हैं तो ये तीनों अकाउंट की बात कर रहे हैं, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, टोटली तीनों की बात कर रहा है। तो इसमें क्या वो होता है, एक तो और दूसरी अगर इसके ऑब्जेक्टिव्स देखें तो हम इससे क्या निकाल सकते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस कितना है वो निकाल सकते हैं, नेट प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं और नेट लॉस भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट से निकाल सकते हैं। हमें पता मतलब इसके ज़रिए हमें पता चलता है। इसके ज़रिए हमें जो प्रीवियस ईयर के कितने फाइनेंशियल ये थे, हमारा पोजीशन कैसा था, कैसा परफॉर्मेंस था और अभी का कैसा है इस साल का, मतलब तो वो सब हमें पता चल जाता है कि हम रेशियो निकाल सकते हैं कि पहले वाली का कितना था, अब कितना हो गया, कितने का डिफरेंस हो रहा है। ये सब हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ज़रिए हमें पता चलता है। तो जिसकी वजह से हम अपना मतलब ये इन फ्यूचर का ये मेंटेन कर सकते हैं। मतलब इन फ्यूचर अगर हमें कुछ प्रॉब्लम आने वाला है या फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहा है तो उस चीज़ को मैनेज करने के लिए भी हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत ही हेल्पफुल है। तो आगे चलते हैं कि इसमें कौन कौन सा होता है। एक तो इंटरनल यूज़र होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कौन यूज़ करता है, एक तो इंटरनल यूज़र होता है, दूसरा एक्सटर्नल यूज़र होता है। इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कौन यूज़ करता है, एक तो ओनर यूज़ करता है, ओनर यूज़ करता है फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट है उसको। दूसरा जो मैनेजमेंट है, वहाँ पे जो मैनेजमेंट है वो करता है। तीसरा एम्प्लॉय एंड वर्कर जो होगा वो इस जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इसका यूज़ करता है। ये इनको क्या कहते हैं फिर, ओनर, मैनेजमेंट, इनको ये फॉर्म का इंटरनल है ना, इंटरनल यूज़र है, तो इनको इंटरनल यूज़र कहा जाता है, ओनर, मैनेजमेंट या एम्प्लॉयमेंट और वर्कर जो भी हो। तो वो लोग इस जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हेल्प से अपना काम चलाते हैं। तो इसके ये तो था इंटरनल यूज़र। अब एक्सटर्नल यूज़र की बात करें तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन यूज़ करता है, ये बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। ये रिसर्चर के लिए बहुत रिसर्च करने के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है, इसी के ज़रिए से ये आगे रिसर्च कर पाते हैं। क्रेडिटर जो या इन्वेस्टर या एंड जो कंज्यूमर होगा, जो ग्राहक होगा या जो क्रेडिट लेने वाला होगा, ये जो इन्वेस्ट करने वाला होगा, उन सब को ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत ही हेल्पफुल रहता है। और ये लोग यूज़ करते हैं इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख के, इनको पता चलता है कि कैसा ग्रो कर रहा है, फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है, कितना परफॉर्म कर रहा है, कैसा परफॉर्म कर रहा है। ये सब हम कैसे पता चलता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वजह से पता चलता है। तो इसके कुछ लिमिटेशन होंगे, हर किसी जो चीज़ होता है उसके दो साइड होते हैं। तो आपको तो पता है सिक्का ही है, सिक्के का भी दो साइड होता है। तो उसी तरह लिमिटेशंस भी है इसके, कुछ मैनिपुलेशन और विंडो ड्रेसिंग हो सकता है इसमें। मतलब कि इसमें मतलब आप जो करप्शन बोलते हैं वो हो सकता है इसमें। तो ऐसा हो सकता है, इसमें चांस है इस मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ यूं टूं गड़बड़ करने की चांसेस बहुत हैं। तो ये एक लिमिटेशन है इसके। दूसरा है क्या, ये हिस्टोरिकल इस पे चलता है। अगर आपका अभी जो रूल होगा उस पे नहीं चलेगा ये जो पहले जब ये इसका बिजनेस स्टार्ट हुआ, जब इसका हिस्टोरिकल इसके ऊपर चलता है, जो पहले से चलता आ रहा है उसके ऊपर चलता है, जो प्रेजेंट होता है उसके ऊपर नहीं चलता है, उसको नहीं देखता है। अगर आप फाइनेंशियल पोजीशन की बात करें तो वो हिस्टोरिकल को उस जो है कॉस्ट के ऊपर ये लोग मेजर करते हैं। तो उसी तरह ये इसका एक लिमिटेशन है कि ये हिस्टोरिकल इस पे बेस होता है। तो इसके बाद ये इसमें क्या होता है कि इग्नोर है क्या चीज़, सब्जेक्टिविटी जो बयास है ये मैथमेटिकल है, तो इसमें जो पर्सनल बयास है इन सबको, जो सब्जेक्टिविटी एब्सेंस है, तो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स है, उन सबको क्या है इग्नोर किया गया है। तो ये एक लिमिटेशन है इसमें। तो इसलिए अब हम आगे देखते हैं डिफरेंस बिटवीन क्या है कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो ये कौन सा खर्चे हैं, ये फिक्स एसेट को
आपके जो फिक्स एसेट होंगे बिजनेस के, उस चीज़ को एक्यूज़ करने के लिए, एक्यूजेशन ऑफ फिक्स एसेट जो बिजनेस के यूज़ के लिए होता है, उसको एक्यूज़ करने के लिए, उसको आप जमा करने के लिए कह सकते हैं, उसको आप ख़रीदने के लिए जो यूज़ करते हैं फिक्स एसेट को, तो उसको हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो उसी की तरह दूसरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, जो आप अगर आपने पहले फिक्स ये एसेट ख़रीदा, तो उसके बाद आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करेंगे कि आपका जो बिजनेस, रनिंग बिजनेस में जो खर्चे हो रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, एक्सपेंडिचर बोलते हैं, सॉरी। तो इसके बाद है दूसरा पॉइंट है इंक्रीज अर्निंग कैपेसिटी होता है, जिसमें किसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर, आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं तो उससे आपका जो अर्निंग कैपेसिटी होता है वो ज़्यादा इंक्रीज होता है। और उसी के साथ अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें तो इसमें क्या होता है कि प्रॉफिट जो होता है, अर्निंग प्रॉफिट की जो प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए जो खर्चे होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो बेनिफिट्स एक साल, मोर देन 1 ईयर, एक साल से ज़्यादा के मतलब ईयर के लिए ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर आप करते हैं वो प्रॉफिट देता है कितने साल के लिए? 1 साल से भी ज़्यादा साल के लिए। ये 2 भी साल हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 10 साल भी हो सकता है। तो 1 साल से ज़्यादा साल तक ये बेनिफिट देता है, कौन सा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सिर्फ एक ही साल, विद इन 1 ईयर में ही ये इसका पूरा काम तमाम हो जाता है। तो इसके बाद ये डेबिट साइड में लिखा जाता है, डेबिट टू एसेट, एसेट अकाउंट, एसेट अकाउंट में डेबिट होता है, कौन सा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट, जो एक्सपेंस अकाउंट होता है उसमें डेबिट होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और ये एसेट अकाउंट होता है, कौन सा? कैपिटल एक्सपेंडिचर एसेट अकाउंट में होता है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सपेंस अकाउंट में होता है। तो शोज इन बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट में दिखाता है, कौन सा? कैपिटल अकाउंट आपका कहाँ दिखाता है? बैलेंस शीट में दिखाता है, ठीक है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपका कहाँ दिखाता है? ट्रेडिंग और प्रॉफिट ऑफ लॉस जो अकाउंट है उसमें दिखाता है। तो आपको बोला था पहले, इसमें 3 ये अलग अलग है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट बोला, दूसरा प्रॉफिट और लॉस, या तीसरा क्या बोला था? बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में कौन सा आता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर आता है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किस में आता है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। तो इसमें एग्जांपल है, जैसे देखिए कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरीज, कॉस्ट ऑफ लैंड बिल्डिंग, या कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, या ये सब ख़रीदने के लिए जो आपके खर्चे होते हैं वो सब आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। तो जैसे कि एग्जांपल में यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें तो डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट जो आपके चीज़ें हैं उन पे डिप्रिसिएशन, और एंड मशीनरीज पे जो डिप्रिसिएशन लगते हैं, तो और रेंट्स, रिपेयरिंग जो पैसे लगते हैं, आपका इंश्योरेंस वगैरह जो लगते हैं, वो सब आपका कहाँ पे आता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। तो ये तो था हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसके बाद आगे चलते हैं हम। तो इसमें और एक पॉइंट आता है डिफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसके बारे में मैंने पहले आपको जो टर्म्स थे अकाउंटिंग टर्म्स उसमें भी बताया था। तो ये क्या होता है डिफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? एक्चुअली डिफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या वो एक्सपेंडिचर होता है जिसकी वजह से, या इसको इस एक्सपेंस और लॉस रिटन ऑफ इन मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड, 1 साल से ज़्यादा अकाउंटिंग पीरियड में जिसको लिखा जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? डिफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो एक्सपेंडिचर, जो एक्सपेंस होता है या लॉस होता है, उसको हम 1 साल से ज़्यादा साल तक हम लिखते हैं। तो 1 साल से ज़्यादा साल तक लिखते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलता है। 1 साल से ज़्यादा साल मतलब अकाउंटिंग पीरियड की बात कर रहे हैं। ये 1 अकाउंटिंग पीरियड, 2 अकाउंटिंग पीरियड, मतलब 1 अकाउंटिंग पीरियड से ज़्यादा अकाउंटिंग पीरियड तक हम इसका रिकॉर्ड लिखते हैं। तो ये फिक्टिशियस एसेट में कैटेगराइज है ये जो डिफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये ऐसा एक्सपेंडिचर है, अगर दूसरी टर्म में बोले तो जिसका बेनिफिट आपको बहुत सालों तक आते रहता है। जैसे कि आपका एडवर्टाइजमेंट है, अगर आप एडवर्टाइजमेंट में अभी पैसा लगाएंगे तो ये तो आपका डिफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, मगर उसका क्या होगा कि आपको एडवर्टाइजमेंट का फ़ायदा आपको बहुत सालों तक आते रहेगा।
तो इसके बाद फीचर्स है कुछ जो डिफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसका क्या है कि पीरियड्स ऑफ बेनिफिट कब तक होता है, मोर देन 1 ईयर। ये मैंने आपको बोला एडवर्टाइजमेंट का आपको एग्जांपल दिया। पर्पस क्या होता है कि कैप्चर और रिटेन द मार्केट, रिटेन या क्या जो मार्केट है उसको कैप्चर करना या रिटेन मार्केट में रिटेन करने के लिए ये जो डिफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये किया जाता है, इसका ये पर्पस होता है। नेचर ऑफ ऑकरेंस क्या होता है कि ये नॉन रिक्रियरिंग इन नेचर होता है, कि ये बार बार आपको एक्सपेंडिचर नहीं करना पड़ता, ये एक बार करेंगे तो आपको बहुत सालों तक फ़ायदा देते रहता है। तो इसमें क्या होता है कि अर्निंग जो कैपेसिटी ऑफ बिजनेस है उसको इंक्रीज़ करता है। ये कौन सा एडवर्टाइजमेंट नहीं, ये डिफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपको एडवर्टाइजमेंट का एग्जांपल दिया तो आपको होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसके चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम आगे देखते हैं कि कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट की बात करते हैं, इसके डिफरेंस बिटवीन। इससे पहले हमने क्या देखा था, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखा था। तो अब कैपिटल रिसिप्ट और जो रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है उसका डिफरेंस देखेंगे। तो कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है कि ये वो अमाउंट होता है जो आप अगर फिक्स एसेट के सेल करने पे जो रिलीज़ होता है तो उस वक़्त जो आपको रिसिप्ट होता है तो उस रिसिप्ट मिलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल रिसिप्ट बोलते हैं। उसी तरह सेम अगर रेवेन्यू रिसिप्ट की बात करते हैं तो ये क्या होता है, ये रिलीज बाय सेलिंग ऑफ जो गुड और रेंडर ऑफ सर्विस, जो आप सर्विस देते हैं या मतलब आप सेल करते हैं। अगर डेली रूटीन में आप कोई सेल करते हैं, सेलिंग ऑफ गुड करते हैं, तो उस चीज़ उसको सेल करने पे आपको जो अमाउंट रिलीज़ होता है, जो उसका फिर रिसिप्ट होता है, अमाउंट का रिसिप्ट होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फिर उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। तो इसके बाद आता है कि इसको जो कैपिटल रिसिप्ट है इसको कहाँ दिखाया जाता है, बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। जैसे कि मैंने पहले बोला था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को भी सेम बैलेंस शीट में दिखाया जाता था। तो इसके बाद रेवेन्यू रिसिप्ट की बात करें तो ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया जाता है। तो जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था उसको भी सेम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया जाता था। तो ये नॉन रिक्रियरिंग इन नेचर है कि ये बार बार नहीं किया जाता है, ये रिसिप्ट बार बार नहीं ये जो रिसिप्ट है ये बार बार नहीं मिलता है। ये मतलब वन टाइम होता है, ये बीच बीच में ही होता है, मतलब रेगुलर बेस में नहीं होता है। और जिस तरह का ये इसका नेचर कैसा है कि जो रेवेन्यू रिसिप्ट है उसका ये नेचर है कि ये बार बार आपको डेली की बेस पे आपको ये रिसिप्ट मिलते रहता है, ठीक है, मिलता है। तो ये जैसे कि दोस्त रिसिप्ट जो कि रिसिप्ट नॉर्मल जो कोर्स ऑफ बिजनेस है उसमें रिसीव नहीं होता है, ये नॉर्मल जो आपका डेली बेस का जो बिजनेस है उस इस प्रोसीजर में आपको ये रिसिप्ट नहीं मिलता है। जैसे कि कैपिटल इंट्रोड्यूस या नहीं तो लोन रिसीव्ड एक्स्ट्रा, ये इसका एग्जांपल है किसका, कैपिटल रिसिप्ट का। उसी तरह रेवेन्यू रिसिप्ट की बात करें तो ये डेली बेस की जो नॉर्मल कोर्स में आपको जो रिसिप्ट मिलता है तो रिसिप्ट मिलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट बोलते हैं। और इसमें एग्जांपल है जैसे कि रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड एंड सर्विस, जो आपको रेवेन्यू जनरेट होता है किससे, सेल ऑफ गुड, उसके रिसिप्ट जो भी रेवेन्यू रिसिप्ट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फिर रेवेन्यू रिसिप्ट होता है। ये नॉर्मल कोर्स में आपके बिजनेस के जो नॉर्मल कोर्स है इसमें मिलता है, ठीक है। तो ये तो था हमारा इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसके बाद हम करने जाएंगे इसके बाद अगला जो लेक्चर होगा वो होगा आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और जो हमारा ये है क्या बोलते हैं इसको, बैलेंस शीट, तो उसके ऊपर होगा। इसके बाद जो अगला टॉपिक होगा वो होगा। तो होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।